रास्ते में आ रहे थे तो अभी हम देखे कि आपने बहुत सारा बोर्ड लगा हुआ था, आप सड़क बनाए हैं, आईटीआई कॉलेज बनवाए हैं, अपने क्षेत्र में बहुत सारा काम किए हैं। तो फिर आप निर्दलीय क्यों नहीं लड़े? आखिर क्या कारण है जो आपने आरजेडी को ही चुना है? देखिए, निर्दलीय क्यों लड़े हम? हमारे साथ जितने ज्यादा लोग जुड़े हैं तो उसमें क्या दिक्कत है? जो वोट हमको निर्दलीय आता है उतना तो मेरे साथ है ही, इंटैक्ट है। और सरप्लस वोट हमारे साथ जब आरजेडी के लोग आ गए तो वो भी हमारे साथ जुड़ गए। आप जिस समाज से आते हैं वो राजद को वोट देने में या उनका समर्थन करने में थोड़ा सा असहज महसूस करता है। और जब सदन में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन की बात जब चल रही थी तो 3 राजनीतिक दलों ने उसका विरोध किया था, उसमें एक राजद भी थी। तो जबकि आप ईडब्ल्यूएस छात्रों को उम्र में छूट को लेकर जो है प्रदर्शन करते हैं या फिर मांग करते हैं सरकार से। जैसे ही आपने पार्टी बदलने का फैसला किया तो जो आपके कार्यकर्ता है वो नाराजगी भी जताए होंगे आपसे? सच बताएं, हाँ। एक भी कार्यकर्ता नाराजगी नहीं जताया जो हमारे थे, जिनको मैं मानता ही नहीं। उनको पार्टी से कोई मतलब नहीं, पार्टी आपसे से कोई मतलब है। नहीं, हमसे मतलब है। सच पूछिए तो यहाँ पे एनडीए के 90% कार्यकर्ता हमारे साथ थे। 90। डॉक्टर संजीव जो है वो अपने विरोधियों को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं या उन पे मुकदमा करा देते हैं। नैरेटिव एक तरह से चलाता है, उस पे क्या नैरेटिव सेट करता है, मुकदमा करा देते हैं। आप देखेंगे कि मेरे विरोध में आरजेडी में 76,000 वोट आया था। अच्छा वोट आया तो क्या 76,000 मुकदमा हुआ है यहाँ पे? वैसे ही लोग बोलते हैं, आप घूमेंगे जो मेरे विरोधी हैं या तो क्रिमिनल्स मिलेंगे आपको और जिनको मैं प्रश्रय नहीं देता हूँ। अब कोई कहीं मर्डर होगा, मारपीट कीजिएगा तो मुकदमा होगा ही। अच्छा, कई बार मैं देखता हूँ कि बहुत आप आक्रामकता के साथ अपनी बात रखते हैं, स्पष्ट बात करते हैं, गोल गोल बात नहीं करते हैं। और इसमें कई बार जो है इतनी सच बात बता देते हैं या स्पष्ट बात बता देते हैं कि बहुत लोगों को नाराजगी हो जाती है कि अरे विरोधी को ही नाराजगी होती तो विरोधी को हम क्यों खुश करेंगे? मेरा उद्देश्य थोड़ी है विरोधी को खुश करना, उनको खुश रखना। मेरा उद्देश्य जो हमारे हैं, जो इंसान लोग हैं, उनको खुश करना, उनके लिए काम करना। हर क्षेत्र की एक दायरा होती है, उससे भी हटकर आपने काम किया है, अपनी जनता से पता चली है, तो फिर आपने कैसे मैनेज किया इस सबको? देखिए, बड़ा डिफिकल्ट हुआ मेरे साथ काम का, मतलब को काम करवाने में। यहाँ पे जब सरकार आपके खिलाफ में हो कि काम नहीं होने देंगे, तो बहुत बार टेंडर होता था तो मंत्री लग के कैंसिल करवा देते थे किसी किसी कारण से। तो आज डिले हुआ हमारे काम में, लेकिन उसके बावजूद स्वभाव कुछ ईमानदार लोग भी आईएएस पदाधिकारी हैं, हमको मेरे मित्र हैं, वो सब हमें बहुत मदद किए हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। मैं नाम अभी नहीं लूंगा, लेकिन है 4-5 आईएएस पदाधिकारी जो ईमानदार भी हैं, मुझे मदद भी की है, जिसके कारण मैं इतना काम ला पाया है। और 1-2 मंत्री का भी सहयोग रहा हमारे काम लाने में, जो हमारे मित्र हैं। लेकिन जो सीएम हाउस से जुड़े हुए 2-3 लोग थे, वो नाटक ही करते रहे। मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन मैं दिया परबत्ता में। नीतीश जी जब साथ हो जाते हैं लालू जी के, तो उस वक्त मंगल राज हो जाता है, ये चैप्टर क्लोज हो जाता है। और फिर आप जब हट जाते हैं तब जंगल राज चिल्लाने लगते हैं। तो लोग को इतना मूर्ख नहीं समझा जाए, अब वो एरा कभी आ ही नहीं सकता है। वसूलों पर जहां आंच आए टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। नए उम्रों की मुख्तारियों को कौन समझाए, कहां से बचकर चलना है और कहां जाना जरूरी है। वसीम बरेलवी का गजल का ये शेर वैसे तो साहित्य में काफी प्रसिद्ध है, लेकिन इस शेर के साथ जैसे ही फेसबुक पर डॉक्टर संजीव ने हुंकार भरी, इसके साथ ही उन्होंने राजद में जाने का फैसला किया। लेकिन ये महज एक पोस्ट नहीं था, बल्कि परबत्ता के राजनीतिक जो पिछले 20-25 सालों का राजनीतिक इतिहास था, उसका सबसे बड़ा उलटफेर था। फिर क्या था, सोशल मीडिया से लेके हर तरफ एक नया ही सनसनी फैल गया। डॉक्टर संजीव ने यह तर्क दिया कि उन्होंने एक स्वाभिमान और अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करने के लिए ये फैसला किया। आखिर हम उनसे जानते हैं, पहले तो क्लिक दर्शन पे भावना मिश्रा के साथ उनका स्वागत करते हैं और जानते हैं कि उनकी ये क्या भावना है और अचानक इतने सालों तक जदयू में रहने के बाद वो राजद की तरफ क्यों चले गए। जी धन्यवाद। देखिए, मैं जदयू में जब एमबीबीएस करके आया था 2004 में, तभी ज्वाइन किया था। उस वक्त मैं और पापा आदरणीय श्री आर एन सिंह साहब के साथ में हम लोग ज्वाइन किए जेडीयू। उस वक्त मुझे याद है कि 2003 के लास्ट में नीतीश जी थे, केंद्र में मंत्री थे, रेल मंत्री थे, तो बुलाए थे तो हम लोग उनके पास गए। तो जानते तो थे कि भाई चलिए नीतीश जी हैं, विजनरी हैं, इनको ज्वाइन करना चाहिए। उसके पहले पिताजी थे, भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े थे यहाँ से, तब तक बीजेपी में ही थे। तो फिर उसके बाद हम लोग, इनफैक्ट मेरा पहला ही पार्टी जदयू है, तो मैं जदयू ज्वाइन किया। आज 21 साल हो गया जदयू में रहते हुए। तो छोड़ने का कारण बहुत सारा है, लेकिन ये कुछ मेजर बात आपको मैं बता देना चाहता हूँ आपके माध्यम से। दर्शकों को पहले भी बोला हूँ कि जब मैं एमएलए बना तो उसके बाद 2020 में सब कुछ ठीक था, तो कुछ इशू हमारे क्षेत्र का था, जैसे गैर मजरूआ खास जमीन और टोपोलैंड का।
जो कि 2016 से रसीद काटना बंद कर दिया है सरकार। तो लगभग आज 9 साल हो गया। तो मैं हर साल विधानसभा में उठाता था, कभी ध्यानाकर्षण के माध्यम से और कभी क्वेश्चन के माध्यम से, प्रश्न के माध्यम से, तारांकित प्रश्न के माध्यम से। मिलके भी मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बोला, जो कंसर्न मंत्री तो 3-4 बार बदले, जो भूमि सुधार है, उनसे भी मैं मिला। तो बस गोल मटोल जवाब अच्छा देख लेते हैं, ये वो कर लेते हैं। लेकिन किसान जो है हमारे इनफैक्ट बिहार के सब परेशान थे। परवत्ता के किसान तो सब हम लोग से पारिवारिक है, जुड़े ही हुए थे। सबका यही कहना था कि इसको रोग को हटवाया जाए। इस रोग के कारण क्या क्या समस्या है ये भी जानना आपको भी जरूरी है। जब हम लोग रोक लगा दिए गैर मजरूआ खास जमीन के रसीद कटने पे जो जमाबंदी होता है, तो उसके बाद कोई भी अगर आपदा हुआ, चाहे आंधी तूफान आया, फसल बर्बाद हुआ, तो सरकार की तरफ से फसल क्षतिपूर्ति भी नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिलता है? इसलिए नहीं मिलता है कि उसमें मांगा जाता है अप टू डेट रसीद दीजिए जमीन का, या मांगा जाता है फिर एलपीसी दीजिए। तो वो सब तो मिलेगा नहीं, एलपीसी जब तक अप टू डेट रसीद नहीं होगा, तो उससे छूट जाते हैं। जो प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिस जमीन पे 200 साल से 150 साल से लोग बसा हुआ है और उनके पूर्वजों ने, उनका पूर्वज के समय से उनका रसीद कटते आ रहा है। अब जब उम्मीद हुआ कि भाई उस पे मिलेगा हम लोग, इन लोगों को आवास का योजना, वो भी नहीं मिल पा रहा है, उसका भी लाभ। इस तरह से बहुत सारा समस्या, किसान बहुत परेशान थे। तो बार बार उठाया तो इन लोगों को लगा सरकार में कि भाई ये मुद्दा को बार बार क्यों उठाते हैं। मुझे एक बार बुला करके भी, एक बार के अध्यक्ष थे विधानसभा के, बोला रे मत बोलिए, मत उठाइए, सरकार का इससे बदनामी होता है। बोले भाई सरकार काम ही नहीं कर रहा है तो अब हम तो उठाएंगे ही। तो फाइनली वो लिए, फिर मैं रगर घस किया। उसके बाद भी लास्ट टाइम भी आप देखेंगे तो इन लोग खाली आर्गुमेंट, उल्टा पुल्टा जवाब, काम नहीं करना। उद्देश्य क्या था? जब मैं पता किया, इन लोग का उद्देश्य है कि भाई पहले किसान को अचानक जमीन लेंगे तो हंगामा मच जाएगा, हैबिचुअल बना देंगे कि वो आपका जमीन अब नहीं है, सरकार ले चुका है, और धीरे धीरे फिर उस जमीन को सरकार अपने को ले लेगी। अडानी अंबानी जैसे लोगों को 500-700 एकड़ 1 रुपए में दे देगी और उसके बाद फिर पार्टी में उनसे पैसा लेगा। यही तो सिस्टम चलता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा था। दूसरा मुद्दा, हमारा अगवानी सुल्तानगंज पुल जो है 3 बार गिर गया निर्माण के काल में, और 10 साल से निर्माणाधीन है। तो ये बर्दाश्त के बाहर हो गया। उस पर भी मैं लगातार सरकार को घेरा, और जो पदाधिकारी जो थे, ना किसी पे कार्रवाई हुई, ना कंसल्टेंट पे कार्रवाई हुई, ईपीसी मोड में था, और ना ही इसके डिजाइन में कुछ चेंज करने में इतना समय लगा है। ये सब अभी का स्थिति क्या है कि उसके बाद फिर मैं शराबबंदी पे खोल के बोला कि ये जो है शराबबंदी अच्छा है, लेकिन ये सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन नहीं है शराबबंदी का बिहार में। हर जगह शराब मिलता है, और लोग तो जब से शराबबंदी हुआ है हमारे क्षेत्र में, ये दुर्भाग्य पूरे बिहार का, मैं बाकी एमएलए से भी पूछता था कि भाई मेरे यहाँ है कि आपके यहाँ भी ऐसा इशू है कि स्मैकियर्स, यंग जनरेशन सूखा नशा का बहुत जबरदस्त समाज में घुस चुका है। तो ये बात भी मैं विधानसभा में बोला, मीटिंग में विधायक दल के बोला, तो नीतीश जी को मैं बोले ब्राउन शुगर क्या है? हम बोले सर एक तरह का सूखा नशा है। शराबबंदी के बाद लोग डिलीवरी बॉय और प्लस अन्य लोग इसमें ज्यादा कमाते हैं, नशा चढ़ता है और सब डाइवर्ट हो गया है, समाज पूरा बर्बाद हो रहा है, इस पे भी लगाम लगाया जाए। तो बोले कि फिर डीजीपी को बुलाए, सिंगल थे सीएम, तो उस समय जब मेंटल स्टेटस उनका अच्छा था तो ठीक थे, एक्शन भी लिए, बुलाए। तो डीजीपी भी बोले कि हमारे पास कानून नहीं है कि उनको सीधे पकड़ के हम लोग 24 घंटा ज्यादा डिटेन कर सके। ब्रेथ एनालाइजर से तो शराब वाले को पकड़ लेते हैं, लेकिन वो सब नहीं कर पाते। तो ये सब इशू जो मैं लगातार उठाते रहा, कानून व्यवस्था में कुछ में बहुत लोग मर गए जहरीली शराब में। मैं भी बोला कि पुलिस का सब मिली भगत से शराब बिकता है। तो इन लोग को बड़ा नागवार गुजरता था कि भाई ये सरकार में रह के सरकार की खामियों को क्यों, मैं खामियां को नहीं बता रहा था सरकार की, बस मैं सच्चाई बता रहा था। सच्चाई बोलता था कि सुधार आए, लेकिन लोग तो सुधरने वाले नहीं थे अल्टीमेटली। फिर उसके बाद विधानसभा में जो कुछ नेता थे हमारे, 1-2 मंत्री थे और फिर 1-2 पदाधिकारी,
उनका मैं विरोध नीतीश कुमार के सामने किया तो ये उनके पक्ष में बात करने लगे थे। तो मुझे लगा कि भाई जब यही आदमी अब ऐसे करेंगे तो फिर पार्टी का तो कुछ रहेगा ही नहीं, और जो आज बोलते हैं कल भूल जाते हैं, तो बड़ा इशू है हम लोगों के लिए। आज किसी को टिकट दे दिए, दूसरे दिन में भूल जाएंगे किसी को, हम किसी को बोले भी हम टिकट के लिए, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है इनको। इसका बड़ा सब जो आसपास जो सिंडिकेट बना के भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, बड़ा इसका मिसयूज किया गया। तो ये सब जो हुआ, तो इसीलिए मैं सोचा कि अब इस पार्टी रहने लायक नहीं है, इसलिए मैं ये पार्टी को छोड़ा। और परवत्ता के लोग यहाँ पे सच एनडीए नाम का कुछ यहाँ पे परवत्ता विधानसभा में वोटर्स हैं, तो जो हमसे जुड़े हुए हैं, हमारा पारिवारिक रिश्ता है उनसे। एक एक लोगों से यहाँ मिट्टी का रिश्ता है, खून का रिश्ता है। यहाँ पे हर एक समाज का लोग मेरे साथ है। आप घूम भी लेंगे, आए हैं तो आपको पता भी चलेगा। और यहाँ पे ये सब लोगों से मैं पहले मिला, बात किया कि भाई मैं छोड़ना चाह रहा हूँ। सब बोले कि नहीं, आप जिधर रहिएगा हम लोग आपके साथ रहेंगे। और उसके बाद राजद भी बहुत मजबूत है और मैं जुड़ गया, तो इस बार परबत्ता विधानसभा में सारा रिकॉर्ड टूटेगा। और इसका मैसेज पूरे बिहार में गया। जो मैं पार्टी छोड़ा तो अपने समाज के भी और भी जो यूथ है उन लोगों को भी लगा कि भाई ये सब गलत गलत बात राजद के बारे में बोलते हैं, जंगल राज मंगल राज। अब सिंपल चीज आप सोचिए कि जब आप नीतीश जी जब साथ हो जाते हैं लालू जी के, तो उस वक्त मंगल राज हो जाता है, ये चैप्टर क्लोज हो जाता है। और फिर आप जब हट जाते हैं तो आप जंगल राज चिल्लाने लगते हैं। तो लोग को इतना मूर्ख नहीं समझा जाए। अब वो एरा कभी आ ही नहीं सकता है, वो कोई लोग जो समझाया जाता है। और आप पहले भी देखेंगे, आज से 30 साल पहले का 30 साल वाला जो समय है, इन लोग कहते हैं केस मुकदमा, उस वक्त का केस देख लीजिए, कितना नंबर ऑफ रेप कितना हुआ था। मीडिया ज्यादा उछाल करती थी, अलग बात है, कितना लोगों का मर्डर हुआ था, कितना डकैती हुआ था, कितना बैंक लूट हुआ था, कितना पेट्रोल पंप लूट हुआ था, कितना मर्डर हुआ था। अभी डाटा देख लीजिए, झारखंड को अलग करके जो जो अभी का बिहार है उतने ही का जोड़िएगा तो उससे अभी जो इन लोगों का कल है उससे दोगुना है। अभी लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं भारत में, बिहार में, तो अभी के समय में पर आदमी का जो आय है यहाँ पे 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का 2 करोड़ के लगभग 6,000 से भी कम है। तो गरीबी तो चरम सीमा पे है। तो अब इन लोग खाली इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पे कुछ हुआ ही नहीं। 100 एकड़ जमीन में परबत्ता में बियाडा में करवा के दिया, उसमें अभी तक कोई इंडस्ट्रीज का इन लोग नहीं किया। मैं फॉलो करके लाता था, लेकिन सिंगल विंडो सिस्टम सब पेपर पे है इंडस्ट्रीज विभाग का, जब इम्प्लीमेंटेशन किसी का होता ही नहीं। इतना दौड़ाते हैं इन्वेस्टर को, सब इन्वेस्टर छोड़ के भाग जाता है, फिर महाराष्ट्र चला जाएगा, झारखंड चला जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं आएगा। भ्रष्टाचार में लिप्त है ये सरकार। एक इंजीनियर के यहाँ रेड होता है तो 5 करोड़ उसकी पत्नी जलाने में रात भर लगा देती है। देखे है ना न्यूज ये जी। तो समझिए कमाता कितना है, किसका पैसा है, हम लोग टैक्स पेयर है, हम लोगों का पैसा है, लूट खसोट कर रहा है। एस्टीमेट घोटाला जबरदस्त है बिहार सरकार में। जो काम 1500 का पर स्क्वायर फीट 1600 रुपया घर बनाने में लगता है, वो सरकारी एस्टीमेट उस सबका है 3000 रुपया, 2800 से 3000, तो 1500 रुपया का बंदर बाट होता है। सड़क में भी उसी तरह, हर तरह से एस्टीमेट घोटाला है, तभी तो इतना कमीशन सब पदाधिकारी खाते हैं। और चीफ इंजीनियर क्या रेट होता है तो 10 करोड़ मिलता है। तो भाई सब तो इतना जबरदस्त। और नीतीश जी का जब से तबियत एज रिलेटेड इशू है इनको, तो इन लोग बड़ा हावी हो गए। तो नीतीश जी खाली नाम के हैं, अब सरकार नीतीश जी नहीं चला रहे हैं बिहार में। तो इस बार जनता ने जनता का मूड भी भापा, मूड बना लिया है। चाहे अगड़ा हो पिछड़ा हो, हर जाति समाज का वोट इस बार महागठबंधन को मिल रहा है। और हमारी सरकार बनने जा रही है, तेजस्वी यादव जी हम लोग चाहते हैं मुख्यमंत्री बने, एक विजनरी मुख्यमंत्री बनेंगे तो अच्छा से विकास होगा बिहार में। देखिए सर एक मिनट, जब हम लोग रास्ते में आ रहे थे तो अभी हम देखे कि आपने बहुत सारा बोर्ड लगा हुआ था, आप सड़क बनाए हैं, आईटीआई कॉलेज बनवाए हैं, अपने क्षेत्र में बहुत सारा काम किए हैं, तो फिर आप निर्दलीय क्यों नहीं लड़े? आखिर क्या कारण है जो आपने आरजेडी को ही चुना है? देखिए, निर्दलीय क्यों लड़े हम, हमारे साथ जितने ज्यादा लोग जुड़े तो उसमें क्या दिक्कत है? जो वोट हमको निर्दलीय आता उतना तो मेरे साथ है ही, इंटैक्ट है। और सरप्लस वोट हमारे साथ जब आरजेडी के लोग आ गए तो वो भी हमारे साथ जुड़ गए। उसके बाद
निर्दलीय लग के हम किसी सीएम को हम नहीं बना सकते थे, ना हम प्रचार कर सकते थे किसी का। अब खुल के हम चाहते हैं तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बने, हम उनके विजन से इम्प्रेस्ड हो गए। हर महिलाओं को 2,500 रुपया देने का जो सिस्टम है उससे बहुत राहत मिलेगा, तो इसलिए मैं चुना कि मैं आरजेडी से लड़ूं। और मुझे बहुत लोग ऐसा बोले, लेकिन नहीं, मेरा शुरू से हो गया, डिसाइड कर लिया कि नहीं, आरजेडी के साथ ही रहूंगा। और वो सबसे बड़ी बात, तेजस्वी यादव जी ने मुझे सम्मान दिया, और हम लोग हैं कि स्वाभिमान से समझौता नहीं कर सकते थे, तो हम अपने दल में कभी टिकट मांगने गए भी नहीं है किसी से। कोई नहीं कह सकता है कि हम टिकट मांगने गए, कोई नेता, क्योंकि मैं डिसाइड कर लिया था कि भाई मुझे अब आरजेडी से ही लड़ना है और तेजस्वी जी के नेतृत्व में ही काम करना है। जैसे डॉक्टर संजीव जी, एक परसेप्शन है, आप जिस समाज से आते हैं वो राजद को वोट देने में या उनका समर्थन करने में थोड़ा सा असहज महसूस करता है। और जब सदन में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन की बात जब चल रही थी तो 3 राजनीतिक दलों ने उसका विरोध किया था, उसमें एक राजद भी थी। तो जबकि आप ईडब्ल्यूएस छात्रों को उम्र में छूट को लेकर जो है प्रदर्शन करते हैं या फिर मांग करते हैं सरकार से, ऐसे तमाम मुद्दे पर जहाँ की ईडब्ल्यूएस छात्रों को जो है सरकार एक हित दे और थोड़ा सा रियायत दे जो दूसरे वर्ग के लोगों को है। मैं तो लगातार क्वेश्चन भी उठाया था कि ईडब्ल्यूएस का जो है बढ़ाने की मांग मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उतने में ही नंबर ऑफ अटेम्प्ट जैसे अन रिजर्वेशन में होता है, इसमें भी मिले जी। जो मान लीजिए किसी को 35 साल में खत्म हो जा रहा है तो उसको जो 5 साल मिलता है, एक मौका और मिले, तो अपने ही ईडब्ल्यूएस के कोटा से ही उसको रिजर्व नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का उसको मिले, एज रिलैक्सेशन मिले, अन रिजर्वेशन में हो। हम लोग इस तरह से बात किए हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, जब हमारी सरकार आएगी तो पहला कार्य जो है ये तो हम लोग करेंगे ही कि जो गैर मजरूआ खास जमीन और टोपोलैंड पे जो रोक है उसको खत्म करवाएंगे, ताकि किसानों के हित में काम हो। और ऐसा कुछ नहीं है कि अगर ऐसा रहता तो आज आरजेडी से अभी एमएलसी का चुनाव था तो उसमें 5-5 हमारे समाज के लोगों को टिकट दिया गया, उसमें 3 जीत के आए। तो ये परसेप्शन पुराना नहीं, अब A to Z वाला जो सिस्टम है आरजेडी का उस पे चल रहे हैं और जात पात से नहीं कर रहे हैं। ये मतलब सबको साथ लेके आगे बढ़ने की जो सोच है तेजस्वी जी की, इसलिए हम इनसे जुड़े हैं। और ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बहुत सम्मान मिल रहा है यहाँ पे और मैं खुश हूँ इस दल से। सर, हर क्षेत्र की एक दायरा होती है, उससे भी हटकर आपने काम किया है, आपकी जनता से पता चली है, तो फिर आपने कैसे मैनेज किया इस सबको? देखिए, बड़ा डिफिकल्ट हुआ मेरे साथ काम का, मतलब को काम करवाने में। यहाँ पे जब सरकार आपके खिलाफ में हो कि काम नहीं होने देंगे, तो बहुत बार टेंडर होता था तो मंत्री लग के कैंसिल करवा देते थे किसी किसी कारण से। तो आज डिले हुआ हमारे काम में, लेकिन उसके बावजूद सौभाग्य कुछ ईमानदार लोग भी आईएएस पदाधिकारी हैं, हमको मेरे मित्र हैं, वो सब हमें बहुत मदद किए हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। मैं नाम अभी नहीं लूंगा, लेकिन है 4-5 आईएएस पदाधिकारी जो ईमानदार भी हैं, मुझे मदद भी किए, जिसके कारण मैं इतना काम ला पाया है। और 1-2 मंत्री का भी सहयोग रहा हमारे काम लाने में, जो हमारे मित्र हैं। लेकिन जो सीएम हाउस से जुड़े हुए 2-3 लोग थे वो नाटक ही करते रहे। मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन मैं दिया परबत्ता में, और कुछ लोग यहाँ के थे पूर्व में, तो अब सीएम हाउस में लग करके कि नहीं मेडिकल कॉलेज एनएच पे नहीं बने, जबकि एनएच पे बनेगा तो कनेक्टिविटी रहता है भावना जी सबका, तो उसको छोड़ के गली कुची में कहीं मेडिकल कॉलेज बनवाना चाह रहे थे। तो अभी तो कुछ हुआ नहीं। हमारी सरकार आएगी, जहां डिसाइडेड है नेशनल हाईवे पे मेडिकल कॉलेज और परबत्ता विधानसभा के अंतर्गत ही बनेगा। पिछले दिनों सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था कि जिस तरह से आपसे राजेश वर्मा दोनों के बीच एक बयानबाजी काफी तेज हो गया था, जबकि आपने उनको संसद बनाने में काफी ज्यादा जो है सहयोग भी किया, उनके लिए चुनाव प्रचार भी किया, लेकिन एक तनाव इस बीच में मैं देख रहा था कि काफी बढ़ गया था। आखिर ऐसा क्यों हुआ? और कुछ सोशल मीडिया पे ही मैं देखता हूँ कि कई लोग कहते हैं कि डॉक्टर संजीव जो हैं वो अपने विरोधियों को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं या उन पे मुकदमा करा देते हैं, एक नैरेटिव एक तरह से चलाता है, उस पे क्या नैरेटिव सेट करता है, मुकदमा करा देते हैं। आप देखेंगे कि मेरे विरोध में आरजेडी में 76,000 वोट आया था, अच्छा वोट आया, तो क्या 76,000 मुकदमा हुआ है यहाँ पे? वैसे ही लोग बोलते हैं, आप घूमेंगे जो मेरे विरोधी हैं या तो क्रिमिनल्स मिलेंगे आपको, और जिनको मैं प्रश्रय नहीं देता हूँ। अब कोई कहीं मर्डर होगा, मारपीट कीजिएगा तो मुकदमा होगा ही, इसमें मैं क्या करूंगा? कानून के साथ खिलवाड़ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, और उसमें मैं क्रिमिनल्स को जो है, मर्डरर्स को मदद भी नहीं करता हूँ।
तो वो सब मेरे विरोध में ही बोलेगा। सबको भगवान खुश नहीं रख पाए तो मैं कहाँ से खुश रख पाऊंगा? थोड़ी सा वोट मुझे आने जा रहा है। बस अच्छे मार्जिन से जीत होगी, 1 लाख वोट आएगा, 50,000 वोट से ज्यादा से जीत होगी, और ये जीत मैं परबत्ता की जनता को समर्पित करूंगा, क्योंकि उनका जो विश्वास मुझ पे है, मुझे जो उन पे विश्वास है अटूट है। मैं उनको अपना स्वाभिमान समझता हूँ, वो मुझे अपना स्वाभिमान समझते हैं, और परबत्ता को पूरा बिहार जानता है आज के दिन में। और परबत्ता की जनता के आशीर्वाद से मैं एमएलए बना, और जिस बुलंदी से मैं इनकी समस्याओं को रखा विधानसभा में, और जिस बुलंदी से काम किया, आसपास भी विधानसभा आप घूम लीजिए, आपका भी होगा विधानसभा जहां से आप आए हैं, वहां भी देख लीजिए कितना विकास हुआ है, यहाँ भी कितना हुआ, आपको नजर आ जाएगा। बहुत सारा योजना का तो हम लोग देखे हैं आते हुए। वो तो शिलान्यास जितना कभी आप अभी काम अभी नहीं है, अभी शिलान्यास हो गया है, सब सैंक्शन है। तो विरोधी सब कहता है कि परेशान हो गया, कितना कैसे काम ले आए। तो भाई काम लाने के लिए ना थोड़ा चाहिए, मतलब क्वालिटी चाहिए। अगर कोई एमएलए चाह ले कि काम लाना है तो किसी हद तक जाके ला सकता है। अब प्रोटोकॉल में एक समझना पड़ेगा अपना दायित्व को एमएलए को, कि प्रोटोकॉल में एक चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी से ऊपर होता है एमएलए। हम लोग लॉ मेकर हैं, वो लोग पब्लिक सर्वेंट है, कोई भी है। सम्मान देना करना वो अलग चीज है, एक दूसरे को सम्मान मिलना चाहिए, होना भी चाहिए, ऐसा है। लेकिन अपने को गिरा करके जो विधायक काम करने लगते हैं स्वाभिमान से समझौता, वो एकदम अति हो जाता है। तो वो मैं नहीं किया। मैं भी सम्मान दिया सभी को, मुझे भी सम्मान मिला, मेरा काम हुआ अल्टीमेटली। 1 महीने में आप देख लेंगे लगभग जितना शिलान्यास हुआ है सब काम शुरू भी हो जाएगा, जो टाइम पीरियड है उसमें खत्म भी हो जाएगा। तो काम बहुत किया हूँ, लेकिन कहीं कहीं जैसे गली नाला का छोटा छोटा काम होता है, पंचायत स्तर से होता है, तो लोग समझते नहीं है। विधायक का एक लिमिटेशन है कि भाई क्या करेंगे, मुख्य काम करेंगे। सड़क हुआ, हॉस्पिटल हुआ, ये सब हम लोगों का है। अभी 14 हॉस्पिटल है। देखिए क्या है कि भाई हमारा हॉस्पिटल का भी रीटेंडर करवाना पड़ा, ऐसा व्यवस्था किया कि काम ही नहीं होने दिया, आधा सब अधूरा रह गया। और फिर होगा 14 जगह हॉस्पिटल है, प्लस हमारा अभी आप आ रहे होंगे गोगरी अनुमंडल हॉस्पिटल, देखे होंगे कितना खूबसूरत बना हुआ है, उधर से जाके देखिएगा। मैं ही शिलान्यास किया और फिर उसका उद्घाटन भी मैं ही करवाया। सर, जैसे ही आपने पार्टी बदलने का फैसला किया तो जो आपके कार्यकर्ता है वो नाराजगी भी जताए होंगे आपसे? सच बताएं, हाँ। एक भी कार्यकर्ता नाराजगी नहीं जताया जो हमारे थे, जिनको मैं मानता ही नहीं। उनको पार्टी से कोई मतलब नहीं, आपसे मतलब है। हमसे मतलब है। सच पूछिए तो यहाँ पे एनडीए के 90% कार्यकर्ता हमारे साथ हो गए। 90% जो हमारे थे, हमसे जुड़े हुए थे, हमसे पारिवारिक संबंध है। और सबसे यहाँ पे ना, ये हमारी जन्मभूमि है, कर्म भूमि है। आप सुने होंगे जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी सुंदर होता है। सामने वाले एक्सपेरिमेंट करते हैं कि कौन इनको हराएगा, पिछले 30 साल से कर रहे हैं। वो लोग आते हैं, हारते हैं, जीतते हैं, गायब हो जाते हैं। तो जनता भी समझ चुकी है, टेस्टेड लोग हैं हम लोग, सब कहता है टेस्टेड एंड लोग हैं। इन लोग ट्रायल किया हुआ है कि भाई इन्हीं को हम लोग सपोर्ट करेंगे, इन्हीं को मदद करेंगे। तो ये जो विश्वास है, ये एक दिन में विश्वास नहीं होता है कि टिकट लेके बंदर की तरह कूद जाएंगे, उछल फान करेंगे, हो हंगामा करेंगे, फिर वैसे ही चले जाएंगे। अभी समझिए दुर्दशा ये है कि टिकट लेने वाला कोई नहीं है। अब आंकू पांकू को खोज करके टिकट दिया जाए कि भाई कम से कम कोई तो लड़ेगा, क्योंकि सब जान रहा है कि ये बलि का पकड़ा बनने वाला सिस्टम है। एनडीए का टिकट जो है महाविकट है परबत्ता में। रिजल्ट सामने है, कोई लेना नहीं चाह रहा है। तो किसी को शौक हो गया होगा हम भी चुनाव लड़े, वैसा आका पाका को मिलेगा टिकट। अच्छा, कई बार मैं देखता हूँ कि बहुत आप आक्रामकता के साथ अपनी बात रखते हैं, स्पष्ट बात करते हैं, गोल गोल बात नहीं करते हैं। और इसमें कई बार जो है इतनी सच बात बता देते हैं या स्पष्ट बात बता देते हैं कि बहुत लोगों को नाराजगी हो जाती है कि अरे विरोधी को ही नाराजगी होती तो विरोधी को हम क्यों खुश करेंगे? मेरा उद्देश्य थोड़ी है विरोधी को खुश करना, उनको खुश रखना। मेरा उद्देश्य जो हमारे हैं, जो इंसान लोग हैं, उनको खुश करना, उनके लिए काम करना और आम जनता के लिए काम करना। जो ना मेरे विरोधी है ना पक्ष है, भले वोट नहीं दिए, लेकिन मेरा काम करने का जो हर एक समाज तक विकास की किरणें पहुंची है। मुझे वोट नहीं भी दिए हैं, वहां भी मैं सड़क बनवाया हूँ अनुशंसा करके। वहां भी जो समस्या होता है, सुबह में जनता दरबार लगता है, जनसंवाद होता है हर दिन 2-3 घंटा बैठ के, और सालों भर ये चलता है जब मैं यहाँ आता हूँ।
तो 200-400 लोग आते हैं, मुझे पता भी नहीं कि किस जाति के हैं, किस समाज के हैं, मेडिकल से रिलेटेड हो, जो काम हो, ये हो, समस्या हो, सबका समाधान करता हूँ मैं। तो डॉक्टर संजीव के बातों से यही लग रहा है कि एक शेर है कि मेरे लहजे में जी हुजूर न था, इससे ज्यादा मेरा कसूर न था। बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, स्पष्टता से अपनी बात कहते हैं, और शायद यही बात है कि उन्हीं के पार्टी के जो जदयू में पहले कुछ लोग थे उनको ये बात बुरी लग जाती है, और यही जो इनकी आदत है इनको बाकी नेताओं से अलग बनाती है। तो डॉक्टर संजीव ने जितना परबत्ता में हमने खुद देखा अपनी नंगी आंखों से, भावना ने भी, और हम लोगों ने यही रास्ते में चर्चा किया कि रोड के हर कह सकते हैं कि पर किलोमीटर जो है शिलान्यास, उद्घाटन और इनके नाम का जो है पूरी तरह से एक सड़क का तो जाल इन्होंने बिछाया ही है। हॉस्पिटल भी यहाँ पर बना है, जैसा कि अभी विधायक जी ने बताया। इसके अतिरिक्त जो है ITI कॉलेज परबत्ता में कुछ लोग हमको मिले, उन्होंने बताया कि जब इनका आवास में पूछ रहा था, नर्सिंग कॉलेज, ITI कॉलेज जी, और पॉलिटेक्निक कॉलेज सब हमारे विधानसभा में है। तो मुझे नहीं लगता है कि कॉलेज जो बचा है उसको भी लाएंगे इस बार जीतने के बाद। तो बहुत कम ऐसा विधानसभा होगा कि इतना सुविधाओं से जो है लैस होगा। तो देखना यह है कि RJD में जिस तरह से गए हैं डॉक्टर संजीव, इस बार चुनाव में उनका कैसा प्रदर्शन रहता है, क्योंकि RJD के साथ उनका पहला ही चुनाव है और एक चुनौतीपूर्ण भी मान सकते हैं। लेकिन डॉक्टर संजीव बता रहे हैं कि इस बार जो है भारी वोटों से वो जो है आगे निकलेंगे और जीत हासिल करेंगे। तो ये बहरहाल जो है समय ही बताएगा कि क्या होगा। लेकिन जिस तरह से इनका आत्मविश्वास और इनकी जो एक वाक्पटुता बोल रही है, उससे तो लग रहा है कि परबत्ता विधानसभा को एक बार फिर से जो है एक सकारात्मक संदेश ही मिलने जा रहा है। भावना जी ने एक प्रश्न आपसे किया था, उस प्रश्न को थोड़ा सा मैं एक विस्तार रूप दे देता हूँ। इनका कहना था कि जैसे आप एक जनप्रतिनिधि होने के नाते तो काम करते ही हैं, वो तो सबके लिए जरूरी है, लेकिन जो क्षेत्र में लोगों से बातचीत में पता चला कि एक जनप्रतिनिधि होने के साथ उस दायरे को भी आप लांघ जाते हैं और कई बार एक मानवीय संवेदना के दृष्टिकोण से भी काम कर देते हैं। जैसे कि कहीं किसी को मेडिकल की दिक्कत हो गई तो आप उनके लिए उनका नंबर लगा देते हैं, या इस तरह का जो काम है। एक तो प्रशासक का काम आप करते ही हैं, लोगों का एक काम कर रहे हैं जो नॉर्मल होता है, जो एक जनप्रतिनिधि को करना चाहिए, तो उस काम के लिए भी कैसे समय निकालते हैं? ये तो बहुत एक कह सकते हैं कि मुश्किल काम ही है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो समाज सेवा है, जिसको आप लोग राजनीति कहते हैं, ये मेरा प्रोफेशन नहीं है, ये मेरा पैशन है। और मेरा प्रोफेशन तो मैं डॉक्टर हूँ बाय प्रोफेशन, और मैं इंडिया के टॉप 4 मेडिकल कॉलेज में आता है, सेठ GS मेडिकल कॉलेज एंड KEM हॉस्पिटल मुंबई में, वहाँ से मैं MBBS किया हूँ और मेरा ऑल इंडिया रैंक 154 था। तो जिसमें आज के निट में अगर आपको 720 में से 712-15 नंबर आएगा तो 154 रैंक आपको आएगा। तो मैं तो सोचा भी नहीं था कि मैं राजनीति में आऊंगा, लेकिन धीरे धीरे बस ये इसी इलाज के क्रम में यहाँ से लोग आते रहे, पिताजी थे, आना जाना मिलना जुलना होता रहा, बस सबसे जुड़ गया। तो संवेदना के कारण ही मैं समाज सेवा राजनीति से जुड़ा। तो जो मेरा बेस है उसको तो मैं देखता हूँ, क्षेत्र में भी जाता हूँ तो कोई किसी को इलाज है, कोई इशू है तो इमीडिएट वहीं पर दवाई दे देना, लिख देना, कुछ मदद करना। यहाँ जो आ जाते हैं उनको अलग। और मैं चूंकि एक टीम बनाया, यहाँ पे भी रहते हैं हमारे 2 लोग, मैं पटना में भी रहा। पटना में इनफैक्ट IGMS में और PNCH के लिए एक लड़का को मैं वहाँ एम्प्लॉयमेंट दिया हूँ कि भाई एज अ स्टाफ में रखा हूँ कि भाई हमारे क्षेत्र के लोग समझ ही नहीं पाते थे पहले, कि मैं बोला इससे मिल लो, उस डॉक्टर से बात किया, उतना बड़ा हॉस्पिटल घूमते रह जाते थे, बड़ा तकलीफ होता था। अब मैं सैलरी देता हूँ अपने तरफ से उनको कि भाई अब इनको समस्या नहीं हो, और यहाँ से जो जाते हैं इनका नंबर मैं दे देता हूँ उनको, आप उनसे मिलिए और वो आपको सब लाइन अप कर देंगे। डॉक्टर से तो बात किया हुआ रहता है, कोई सीनियर है, कोई जूनियर है, सब तो बैचमेट्स, जूनियर सीनियर इसी तरह से पूरा है पटना में। इनफैक्ट ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी ना कहीं सब हमारे बैचमेट सीनियर जूनियर कहीं मिल ही जाते हैं। तो इस तरह से राजनीति होती है। और जो आप बार बार बोलते हैं कि भाई वसूलों पे आ चाहे तो टकराना जरूरी है, जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है, ये बड़ा फैक्ट है, ये मेरे दिल की आवाज है। ये सबके साथ रहते रहते और
सील भी हूं मैं, कोई आ जाता है किसी को कष्ट में देखता हूं तो देखा नहीं जाता है। तो लोग बोलते हैं कि कभी-कभी कि भाई, और अब सबसे बड़ी बात ये सब के साथ-साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट तो मैं हूँ। जो आप बोलते हैं कि भाई ठीक है, सीधे टू द पॉइंट बात करने में मुझे थोड़ा विश्वास ज़्यादा रहता है। घुमा के बात ना बोलने आता है, ना समझने आता है। कोई-कोई लोग अभी क्षेत्र में भी जाते हैं, इतना घुमाने लगते हैं, कुछ बात बोला मतलब पॉइंट बोलिए ना, क्या चाहते हैं? रोड नहीं है तो बोलिए रोड बनेगा। तो इस तरह से है, नेचर है, सब लोग भी समझते हैं कि भाई हम तो, और ये जानते हैं ये बोल्डनेस जो है ना, ये मेरा जेनेटिक है। मेरे पिताजी भी जबरदस्त बोल्ड थे और वो भी स्वाभिमान से अपने जीवन में समझौता नहीं किए। जब सोच लिए किसी नेता के सो कॉल्ड अपने को नेता समझते थे कि उसके घर नहीं जाना है तो फलना के घर नहीं जाना है तो कभी नहीं गए, और जाते जाते हमको भी बोल के गए। आप बोले राजद क्यों ज्वाइन किए, और भी तो कर सकते थे, चाहे इंडिपेंडेंट लड़ सकते थे। मेरा तो अच्छा इच्छा भी था, मैं प्रभावित था तेजस्वी जी से, और ऊपर से पिताजी का भी इच्छा था कि जाने के पहले बोल के गए थे हमको कि भाई तुम राजद से ही चुनाव लड़ना, ये पार्टी रहने लायक नहीं रह गया। अब इस पार्टी में गंदे किस्म के लोग का अधिकार हो गया है जनता दल यूनाइटेड में, तो इनसे दूरी बनाना ही अच्छा रहेगा। नहीं तो तुम भी एकदम खत्म हो जाओगे, इतना सर झुकाओगे कि सर झुकाने से अच्छा है सर कटा लो, जाओ ही नहीं। मैं आज तक उनके बोलने के बाद, उनके जाने के बाद, जिन जिन लोगों का नाम लिए ना मैं कभी उनसे बात किया, जो सो कॉल्ड अभी जनता दलियों के महामहिम कहलाते हैं, ना कभी उनके द्वार पे गया आज तक। अगर मैं उनके द्वार जाता तो मेरे पिताजी का आत्मा रोता कि ये उस आदमी के चरण में चला गया। तो इस तरह से है, सब चल रहा है। आप लोग का सहयोग चाहिए। जो लोग हैं तो सबको तो कोई भी खुश नहीं रह सकता है, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि मैक्सिमम लोग को समस्या नहीं हो, खुश रहें। वोट नहीं देने का तो अधिकार उनके पास है, लेकिन मैं यही आग्रह करता हूं अपने विधानसभा के लोगों से कि जब आप वोट देने जाइएगा तो एक बार सब जरूर सोचिएगा, क्या आप जिसको वोट दे रहे हैं वो मेरे से बेहतर है किसी एंगल से, चाहे वो काम करने का हो, विकास है, क्या आपके पर्वता विधानसभा में विकास हुआ है कि नहीं, ये सब सोच के वोट डालें। और मुझे विश्वास है कि जितना वोट पड़ेगा उसमें 70% वोट जो है वो मुझे और पर्वता के विकास के नाम पे, पर्वता के आन बान शान और स्वाभिमान के नाम पे वो मुझे वोट करेंगे आशीर्वाद के रूप में। तो डॉक्टर संजीव ने जिस बेबाकी के साथ जो है अपनी बात को रखी है, इनका आत्मविश्वास बता रहा है कि ये जिस तरह से कोई परीक्षार्थी जब परीक्षा देने के लिए जाता है और जब उन्होंने पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ा रहता है तो उनका जो कॉन्फिडेंस है वो पूरी तरह से दिखाई दे जाता है। इनका आत्मविश्वास ही बोल रहा है कि इन्होंने पर्वता में जो काम किया है, विकास के नाम पर ही इनको वोट लेना है। हर जाति, हर समुदाय के लोगों ने इनके लिए इन्होंने काम किया है, तो इनको पूरा विश्वास है कि पूरे पर्वता की जनता जो है इनको पूरा समर्थन करेगी। और जिस बेबाकी के साथ ये बात रखते हैं, जिस वाक पटुता के साथ बात रखते हैं, हम भी काफी प्रभावित हुए। और एक शिक्षित उम्मीदवार भी हैं, पढ़े लिखे हैं, एक नया विजन है, क्रिएटिव माइंडसेट है, और लोकतंत्र में और फिर क्या चाहिए ही।